में खास कार्यक्रम की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ से सीधे आपको लिए चलते हैं हाथरस, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। वाल्मीकि को प्राप्त हो इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष तो हाथरस से तस्वीरें आपने देखी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट की अपील की और साथ ही साथ विकास की बयान बहने के बाद भी वो कहते नजर आए। चलिए अब खबरों की ओर रुख कर लेते हैं, जहां दिल्ली से अहम जानकारी आपको दे दे। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक जारी है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। मैनिफेस्टो कमेटी की अध्यक्षता में आपको बता दें कि राजनाथ सिंह अध्यक्ष हैं। इसके सह संयोजक पीयूष गोयल मीटिंग में मौजूद नजर आ रहे हैं। वहीं स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य मीटिंग में मौजूद हैं। अश्विनी वैष्णव, राधा मोहन दास अग्रवाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। विनोद तावड़े समेत कमेटी के अन्य सदस्य इसमें मौजूद हैं। बीजेपी मुख्यालय में हो रही है मैनिफेस्टो कमेटी की ये बैठक। तो मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक जारी है, जहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के मैनिफेस्टो की तैयारी है, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब यहां पर तमाम जो इस वक्त बैठक में प्रबुद्ध जन मौजूद हैं, उन सभी के लिए एक एक कैटेगरी जो है डिसाइड की गई है कि किसानों को लेकर के मैनिफेस्टो में क्या चीजें डाली जा सके, महिलाओं को लेकर के, युवाओं को लेकर के मैनिफेस्टो में क्या डाला जा सके। इन तमाम चीजों को लेकर के इस बैठक में मंथन जारी है। हालांकि आपको ये जानकारी भी दे दें कि बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में इस वक्त यही कयास जताए जा रहे हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी की बात बार बार बीजेपी के द्वारा इस चुनावी प्रचार में बार बार की जा रही है। तो ऐसे में मोदी की गारंटी में कौन कौन से महत्वपूर्ण गारंटी शामिल होंगी, इस पर सबकी निगाहें जो है इस विषय पर टिकी हुई है। जहां से संयोजक पीयूष गोयल भी इस बैठक में मौजूद हैं। स्मृति ईरानी समेत केशव प्रसाद मौर्य भी मीटिंग में मौजूद हैं। तो इस मैनिफेस्टो से क्या कुछ निकलकर सामने आता है और इस बैठक में क्या कुछ अहम चीजें रहती हैं, इस पर भी जल्द ही हमें जानकारी मिल पाएगी। हालांकि आपको बता दें कि इस मैनिफेस्टो को लेकर के देखा जाए तो 2014 और 2019 में जिस प्रकार से विकास की बयार कहने की बात यहां पर बीजेपी के द्वारा कही गई, राम मंदिर हो, धारा 370 हो, 33% आरक्षण समेत कई सारे विषय, खासतौर पर रोजगार को काफी ज्यादा मेंशन मैनिफेस्टो में किया जाता है। तो इस बार देखने वाली बात होगी कि 2024 के लिए वो कौन से दावे और वादे बीजेपी लेकर के सामने आती है। जहां 2047 तक अर्थव्यवस्था को उच्चतम बनाने की बात बीजेपी के द्वारा की जा रही है, तो क्या इस मैनिफेस्टो में अर्थव्यवस्था को लेकर के उचित प्रावधान, उचित दावे किए जाएंगे, किसानों को लेकर के क्या दावे किए जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। एनआरसी, सीए को लेकर के भी क्या इस मैनिफेस्टो में कुछ खास होता है, इस तमाम विषयों पर निगाहें टिकी रहेंगी। जहां आपको बता दें कि बैठक जारी है और इस बैठक में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक ली जा रही है। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की इस बैठक से मैं आपको बता दें कि स्मृति ईरानी समेत तमाम दिग्गज इस बैठक में शामिल हैं। हालांकि अब इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। मैनिफेस्टो कमेटी की अध्यक्षता राजनाथ सिंह करते नजर आ रहे हैं। सह संयोजक पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद हैं। तो बीजेपी की बैठक जारी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निकिता सरीन हमारे साथ बनी हुई हैं। निकिता, बीजेपी की बैठक जारी है, मैनिफेस्टो में क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण मुद्दे और दावे हो सकते हैं, इस पर क्या खबर सामने आ रही? हेलो निकिता, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, तो हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जहां आपको बता दें कि बीजेपी की बैठक जो है वो जारी है और एक बार फिर से हमारी सहयोगी निकिता सरीन हमारे साथ बनी हुई है। निकिता, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मुझे आपकी आवाज मिल रही है। जी जी निकिता, मैनिफेस्टो बीजेपी के इस बैठक में क्या कुछ, इस मैनिफेस्टो में क्या कयास, क्या उम्मीद कि कौन कौन से ये दावे और वादे भाजपा इस बार करती नजर आएगी लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से
सजग रहती है उसको लेकर के फिलहाल लोकसभा चुनाव जिस तरीके से उनकी डेट्स का ऐलान हो गया है और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर यानी सेंट्रल दिल्ली में मैनिफेस्टो बैठक हो रही है, जिसमें आपको बताते चले कि जिस तरीके से संकल्प पत्र की अगर मैं बात करूं, क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरीके से संकल्प पत्र जारी होते हैं और अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूं तो उनका भी सपना है कि एक विकसित भारत देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी को चलते क्या कुछ करना है ये सभी का डिस्कशन होना है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और जो बेसिक मुद्दे हैं, जो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार हमेशा बात करती है, वो मुद्दे हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार देने से रिलेटेड महिलाओं के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, जिसपे भारतीय जनता पार्टी हमेशा से फोकस करना चाहती है। तो यही सब मुद्दे को नटशल में पूरा समराइज करके आज मैनिफेस्टो बैठक कर रही है, जिसमें सबसे जरूरी है कि जिस तरीके से विकसित भारत अगर आगामी समय में बनने वाला है तो उसमें क्या कुछ चीजें हो जिससे डेवलपमेंट प्रोसेस इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड बन सके, इसको लेकर के जो दिल्ली में एक बैठक हो रही है। अगर मैं बात करूं फिलहाल प्रदेश कार्यालय लखनऊ में, तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। घोषणा पत्र में जिस तरीके से जन जन तक पहुंचाना है, ऐसे तमाम मोर्चे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव से पहले लगातार काम कर रहे हैं। तो फिलहाल रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में मैनिफेस्टो बैठक हो रही है, जिसमें आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर शामिल होते नजर आ रहे हैं। अब फिलहाल क्या कुछ निकलता है ये बैठक के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जो मेन फोकस्ड एरिया हैं वो किसानों से लेकर के हैं, महिला से लेकर के हैं, सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, इन सभी मुद्दों पर फोकस करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी अपनी इस मैनिफेस्टो बैठक में। बिल्कुल, देखिए हर क्षेत्र में बीजेपी के द्वारा पूरा फोकस होता है और खासतौर पर ना केवल देखिए निकिता बीजेपी बल्कि हर पार्टी यही चाहती है कि हर वर्ग को, हर एक क्षेत्र को छुआ जा सके और उन्हें साधा जा सके। ऐसी ही तैयारी भाजपा की भी है, क्योंकि 33% आरक्षण महिलाओं के लिए ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है। उसके बाद अब जाकर के, क्योंकि इस बार की मैनिफेस्टो पर सबकी निगाहें निकिता इसलिए भी टिकी मानी जा सकती है क्योंकि 2019 और 14 में हम सभी जानते थे कि धारा 370 हो, फिर चाहे यहां पर राम मंदिर का मुद्दा हो, महिला आरक्षण का मुद्दा हो, ये वो बड़े मुद्दे रहे हैं जिसको बीजेपी लेकर आगे बढ़ती नजर आई है। लेकिन अब जाकर के, क्योंकि ये वो विषय थे जो कि काफी लंबे वक्त से इस देश में चलते नजर आए, लेकिन अब जाकर के भाजपा के लिए भी ये बड़ी चुनौती मानी जा सकती है, क्योंकि वो दावे कि रोजगार दिलाएंगे, वो दावे कि महिलाओं के लिए आरक्षण दिलाएंगे, ये वो दावे हैं जो हर पार्टी करती है। उनसे परे बीजेपी क्या वादा करती है, ये बड़ी बात है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मैं दावों की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी अगर दावा करती है तो वो पार्टी अपने अंदर स्टैमिना और बूता भी रखती है कि उन दावों को पूरा किया जा सके। जिस तरीके से अभी हाल ही में देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में मेरठ से चुनावी शंखनाद शुरू किया था और ये तीसरी बार मेरठ से चुनावी शंखनाद शुरू कर रहे हैं। रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि 2014 जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीट्स जीती थी और 2019 की बात करें जिसमें 64 सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आई थी, तो एक तरीके से पॉजिटिव साबित हुआ था और यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो इस तीसरी बार भी मेरठ से वो साधने की शुरुआत कर रहे थे। और जिस तरीके से मेरठ में उन्होंने जब जनता से डायरेक्ट बात की थी तो साफ तौर पर जो राम राम से उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की थी, इससे ये दर्शाता है कि उन्होंने जो वादा किया था, जो एक प्रॉमिस किया था, उसको फिलहाल फुलफिल किया है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कहे वादे अपने जरूर फुलफिल किए हैं। जिस तरीके से रोजगार देने की बात हो, कितने परसेंट, जो अगर मैं पुरानी सरकारों में देखूं तो यहाँ पर जो परसेंटेज है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की ओर से बढ़ता नजर आ रहा है। तो ये सभी चीजों को लेकर के, और जिस तरीके से देखिए मेरठ में राष्ट्रीय लोक दल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उन्होंने भी प्रधानमंत्री के साथ जो स्टेज है वो साझा किया था और इसमें जिस तरीके से भारत रत्न की अगर मैं बात करूं तो एक तरह से कहीं ना कहीं किसानों की जीत यहां पर बताते हुए जो भारत रत्न भी मिला था। तो ऐसे में अगर जिस चौधरी चरण सिंह की अगर मैं बात करी, उनको जो उन्होंने इस पुरस्कार से नवाजा था और उनकी भी शुरुआत मेरठ से ही हुई थी। तो कहीं ना कहीं अगर मैं जो फोकस्ड है, इनके सेंटर ऑफ फोकस पॉइंट्स हैं, उसके साथ
साधने की बात करूं तो अपने वादे जरूर करती है, और क्योंकि लोकसभा चुनाव की जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं और उसके पहले जो संकल्प और घोषणा पत्र है, जो मैनिफेस्टो बैठक है, ये बेसिक तौर पे बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जो दूसरी पार्टीज हैं, ऑपोजिशन हमेशा भारतीय जनता पार्टी को कुछ सिलेक्टेड मुद्दों पर साधता आया है, जिसमें साफ तौर पर अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लूं, किसान के मुद्दे बेहद इंपॉर्टेंट है, महिला को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, ये कुछ मुद्दे हैं, एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, इन्हीं सब मुद्दों पर साधता आया है। और यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी चाहते हैं कि आने वाले समय में, अगर मैं आगे जाके बात करूं 47 की बात करूं, क्योंकि जिस तरीके से मेरठ में उन्होंने 24 के साथ सीधे 29 की भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो ऐसे में आने वाले सालों में वो विकसित भारत देखना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत आज घोषणा पत्र में हो जाएगी। और यही एक वजह है। बिल्कुल। और निकिता देखिए, एक बात और हमें इस बीच ये भी समझनी होगी, क्योंकि बीजेपी के द्वारा पुरजोर कवायद जारी है, बीजेपी के द्वारा प्रचार प्रसार भी जोरों शोरों से किया जा रहा है, लेकिन इस बीच जो दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन यहाँ विपक्षी दलों के द्वारा हुआ, खासतौर पर देखा जाए सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जो बातें कही हैं, संविधान बचाओ आंदोलन जो करने की बात कही है, संविधान बचाओ आंदोलन खुद में ही कह देना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और इसको लेकर के विपक्ष एकजुट होता नजर आया। और दिल्ली के रामलीला मैदान में कल ये तस्वीरें देखने को भी मिली है। अब भाजपा के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। संविधान बचाओ एक बहुत बड़ा इल्जाम, एक बहुत बड़ी बात विपक्षियों के द्वारा कह दी गई है कि हमारा संविधान ही खतरे में है। बिल्कुल, जिस तरीके से इसकी शुरुआत तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरठ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को ऐसे संबोधन कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने कई कार्यकर्ताओं से बात भी की है यहाँ पर, तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि आगामी समय में वो भ्रष्टाचार से दूर रखना चाहते हैं इस देश को। वहीं ऑपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी ने भी एक बहुत बड़ा बयान यहाँ पर दे दिया है, जिसपे राहुल गांधी ने ये तक कह दिया है कि जिस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी के पास ये जो ईडी की जांच है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ही कई खिलाड़ियों को जेल भेज रही है, उसमें साफ तौर पर वो बात अरविंद केजरीवाल की और हेमंत सोरेन की कर रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर फिलहाल ये सब चीजें ना करे तो उनका बूता नहीं है कि 180 सीटों से ज्यादा ला पाए। तो ऑपोजिशन का देखिए काम है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी को कुछ सिलेक्टेड चीजों को लेकर नहीं। निकिता देखिए, ये बात यहाँ कह देना कि भारतीय मतलब विपक्षियों के पास मुद्दा नहीं है, मुझे नहीं लगता हालांकि कि ये बात कहीं से कहीं तक सही मानी जा सकती है, क्योंकि विपक्षी दल जिन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं उन मुद्दों को मजबूती से ना रख करके मतलब मुद्दा घुमाने की कोशिश जरूर वो कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा तो जरूर है देश में। हालांकि उसको लेकर के विपक्षी पार्टी किस प्रकार से आगे बढ़ेगी कोशिश पूरी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आपसी अंतरकलह से ही वो उभर नहीं पा रहे हैं। देखिए, अगर मुद्दे होते तो चाहे जितनी भी कले होती, अपने मुद्दों को लेकर के एक स्टैंड होता, लेकिन अगर उनके पास भारतीय जनता पार्टी को लेकर के मुद्दे हैं तो पहले वो मुद्दों पर करेंगे या आपसी कलह कलेश होगी। जैसे जिस तरीके से अभी हमने कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह से बात की है और उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव से पहले ही इनके जो चीजें हैं वो छिटक के कहीं इधर गिर रही हैं, कहीं उधर गिर रही हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूँ, इंडी गठबंधन में जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी अलग पार्टी बनाने की राहों पे चले गए हैं। पल्लवी पटेल की अगर मैं बात करूं तो पल्लवी पटेल यहाँ पर ओवैसी के साथ मिलकर के उन्होंने पीडीए को बदल के पीडीएम कर दिया है। तो इनमें जब आपसी कलेश नहीं खत्म हो पा रहे हैं तो ये मुद्दा बिल्कुल ये बहुत बड़ी वजह है और यहाँ पर विपक्षियों की कमजोरी की भी एक बड़ी वजह निकिता ये मानी जा सकती है। आपने बिल्कुल सही बात यहाँ पर ये कही है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए। तो बीजेपी की मैनिफेस्टो को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक जारी है और इस पर पल पल की अपडेट भी हम साझा करेंगे। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और बीजेपी सरकार में हो रहे विकास को लेकर के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दरअसल उन्होंने इन्हीं मुद्दों को लेकर के खास बातचीत की है। हमारी संवाददाता निकिता सरी ये जानते हैं क्या कुछ उन्होंने इन बातों में कहा। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, बात करेंगे। सर, अपोजिशन की बात करें तो चुनाव से पहले एक एक करके लोग छिटकते जा रहे हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, अब पल्लवी पटेल बयान दे रही हैं कि उन्होंने ओवैसी से मिल करके एक नया ही नारा दे दिया है जिसको पीडीएम दे दिया है, यानी कि
पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को चेंज करके अब मुसलमान न्याय मोर्चा, कैसी दरकार है इनको क्यों लग रहा है मुसलमान को इस पार्टी में अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा था? देखिए, देश में और खास रूप से उत्तर प्रदेश में 60% से ज्यादा हर वर्ग, धर्म और समाज के लोगों का समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। शेष 40% वोट में भी हमारी हिस्सेदारी है। तुष्टीकरण की जो मानसिकता इन लोगों की रही है विपक्ष की, उसी के आधार पर जो शेष वोट है उसी में कोई पीडीए के नाम पर, कोई पीडीएम के नाम पर, कोई जात के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर वोट हथियाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। उसका कोई असर होने वाला नहीं है, हमारी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इकट्ठे लड़े तो वो अलग अलग बिखर जाए तो। वैसे तो आज जो दिखाई पड़ रहा है, कहावत सिद्ध हो रही है कि हर इस दल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, ये स्थिति हो रही है। और मुझे लगता है जब तक चुनाव की मतदान की तिथि आएगी तब तक और आगे होता क्या है देखते जाइएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 हम सीटें जीतेंगे और देश में इस बार एनडीए 400 पार सीटें पा करके प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का देश की जनता ने अपना मन बना लिया है, अपना आशीर्वाद दे दिया है। और पूरी तरह और जैसे जैसे परिस्थितियां चुनाव की नजदीक आएंगी हम और मजबूत होते जा रहे हैं और समर्थन बढ़ रहा है। और जनता देख रही है, एक तरफ वो लोग हैं जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, जो देश की तरक्की जिन्हें पसंद नहीं है, जो गाँव के गरीब का विकास नहीं देखना चाहते, जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचा के किसी गरीब को छत नहीं मिलती देखना चाहते, जो उज्ज्वला का लाभ नहीं देखना चाहते, जो हमारी आयुष्मान भारत की चिकित्सकीय व्यवस्था मोदी की तरफ से 5 लाख रुपए की निःशुल्क दी गई है, उनको फलीभूत होता नहीं देखना चाहते। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो जन कल्याणकारी योजनाओं को, देश के विकास को, देश को सशक्त और विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ सिद्धि तक निरंतरता के साथ प्रयास कर रही है और 2047 तक अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। और देश भी इन्हीं प्रगतिवादी नारों के साथ, प्रगतिशील विचारों के साथ खड़ी है। ये आज देश का सौभाग्य है। यानी कि चुनाव के पहले ही कुछ टुकड़े यहाँ वहाँ गिरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जयवीर जी, एक बात मुझे ये भी जाननी थी कि जिस तरीके से राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं कि चुनाव के पहले उनके कई खिलाड़ियों को भारतीय जनता पार्टी लगातार अंदर करवा रही है, ऐसे में उनका ये भी बयान है कि अगर ये सब काम वो ना कराए तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड नहीं है कि 180 से भी ज्यादा सीटें वो अपने पास हासिल कर पाए। अगर उनकी टीम में, वो अगर कैप्टन है पार्टी के, उनकी टीम में सब भ्रष्टाचारी, अपराधी, जालसाज यही सब हैं टीम में, तो ये तो देश की जनता देख रही है। तो ऐसे लोगों को देश की जनता पसंद नहीं करती है। ईमानदार लोगों को, तरक्की पसंद लोगों को, राष्ट्रभक्त लोगों को, भारत माँ के उन लालों को पसंद करती है जो देश को विश्व पटल पर विश्व गुरु बनाने के लिए, सबसे बड़ी आर्थिकी बनाने के लिए, एक चमकता दमकता देश बनाने के लिए पूरी तरह संकल्प से सिद्धि तक आतुर हैं, खून पसीना बहा रहे हैं। ऐसे लोगों को देश की जनता का समर्थन मिल रहा है। शिवपाल यादव भी ऐसा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन को लगातार बताती है कि फ्रॉड है, भ्रष्टाचारी है, लेकिन वही लोग जब उनकी पार्टी में यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो सबकी नीयत साफ हो जाती है। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपनी नई पार्टी बनाने की राह पर हैं वो, और उसके बाद ओवैसी वहां पर पहुंचकर उनके परिवार से मिल रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? तुष्टीकरण की नीति के आधार पर खेमेबाजी करके, अपना प्रलाप करके, अपने और आकर्षित एक वर्ग विशेष को आकर्षित करने के प्रयास हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह के प्रयासों का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अच्छा है जो कर रहे हैं। देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है और मैं समझता हूं कि ये देश हित में, राष्ट्र हित में, धर्म, जात और संप्रदाय के आधार पर समाज को नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरशद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को आगरा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया। बता दें कि दूसरी बार बीजेपी ने बघेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से खास बातचीत की हमारी संवाददाता रिंकी उपाध्याय ने देखी रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव की घंटी बज चुकी और ऐसे में आज एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय राज्य मंत्री, उनके कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं, जानना चाहेंगे कि
चुनाव की हंकार हो चुकी, घंटी बज चुकी है, ऐसे में आप भी सभी जगह लोगों से मुलाकात। यद्यपि टिकट तो पार्टी के हाईकमान ने लगभग 30 दिन पहले आज से कर दी थी और प्रचार उसी दिन से शुरू कर दिया था, लेकिन प्रचार के संचालन के लिए केंद्रीय कार्यालय की आवश्यकता होती है। बीच में होली का त्यौहार आ गया तो उसमें व्यवधान पड़ा है। तो आज केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन श्री संतोष सिंह जी जो एमएलसी और प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं उनके कर कमलों के द्वारा, और आप देखिएगा कि हमने बहुत चुनाव लड़े हैं, बहुत कार्यालय का उद्घाटन किया है, लेकिन जितना उत्साह से लवरेज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस चुनाव में, इतना हमने उनको उत्साहित कभी नहीं देखा है। और खुद ही अब आगरा अपने आप आम जनता, चाहे वो कॉमन मैन हो, आम जनता कहने लगी इस बार आगरा 5 लाख पार। मंत्री जी, एक सवाल मेरा और है, इंडिया गठबंधन की कल रैली थी और वहाँ पर जो बात विवाद भी हुई, वहाँ पे काफी उन्होंने प्रचार प्रसार भी काफी उन्होंने कहा कि मोदी इस बार मैच फिक्स करके बैठे हैं और इस बार कुछ भी करना पड़े गठबंधन करके, लेकिन जो मोदी अगर राष्ट्र को बचाना है तो मोदी को यहाँ से भगाना पड़ेगा। मोदी जी ने मैच फिक्सिंग नहीं की है, लेकिन सर्वहारा जनता ने फिक्स कर दिया है कि मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है। और वो कह रहे हैं कि जब इंडी के लोग एक दूसरे को गाली देने वाले आपस में साथ हैं, तो मोदी जी ने ऐसा क्या गलत काम कर दिया कि उनके खिलाफ ये लोग इकट्ठे हुए हैं। तो वो एक सुरक्षा कवच, गरीब लोग 80 करोड़ जो 5 किलो गेहूँ चावल ले रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों ने शौचालय लिया, करोड़ों ने आवास, करोड़ों का आयुष्मान कार्ड, करोड़ों किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है, करोड़ों को जोला का सिलेंडर मिला, वो सब कह रहे हैं कि हम कालिदास थोड़े हैं कि जिस पेड़ पे हम बैठे हैं उसके फल को हम काटें, उसकी डंगाल को काटें, बल्कि हम उस पेड़ को और पल्लवित पुष्पित सिंचित करेंगे ताकि आने वाले इस कार्यकाल में भी गरीब लोग कल्याणकारी योजना ले सके और राष्ट्र विकसित राष्ट्र बन सके। क्या लगता है आपको कि इंडिया गठबंधन की वजह से इस बार का चुनाव आसान रहेगा भारतीय जनता पार्टी को? इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का सबसे आसान चुनाव है। मोदी जी की केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य की योजनाएं और भाजपा शासित राज्यों की कानून व्यवस्था और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहा है उससे कमल खेलेगा और 400 पार खेलेगा। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।